जब साहब के कार्यालय में हुआ था तो वो लोग अपने दिल में आगे आगे बोल रहे होंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे। क्यों उस टाइम पता नहीं मुझे कोई बीमारी सी लगी, बीमारी हो गई है कि मेरे जब 10 साल का बच्चा था तो मेरे दिमाग में कुछ अजीब से माइंड में मेरे घंटे बजते थे और अजीब सी एक दास्तान हो जाती थी। और बजते कब थे? 4 बजे से शुरू होते थे और 6 बजे तक सिर में दर्द रहता। बहुत परेशान था। फादर मदर जो कथित थे वो डॉक्टरों को भी दिखाया, सारी चीजें हुई मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो सावन के दिन थे, सावन के दिनों में मेरा एक क्लासमेट था पंकज अग्रवाल, मेरा एक मित्र था, दोस्त था मेरा, साथी पढ़ा, मेरे साथी बड़ा हुआ। तो मुझसे बोला गारंटी मैं ले रहा हूं तेरे घंटे बंद हो जाएंगे। मैंने कहा वो कैसे? बोला तू घंटा बजा दे। तो सावन के दिनों में मैंने भगवान शिव की पिंडी पर उनकी परम अनुसार मैंने दूध पिंडी पे चढ़ाया और जब मैं रात को सोया और सुबह 8 बज गए, 7 बज गए, 10 बज गए, दिमाग से पिंडे बंद हो गए। उस सावन नगरी पर कि मैं ये नारा इतनी जोर से लगाना मेरे साथ कि बाबा तक पहुंच जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा शिव का मैं अटूट भक्त हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जब मैं पत्रकारिता में आया, संगठन अनेक और बहुत देखे, चैलेंज हुआ हुआ संगठन मैंने नहीं देखा था। आगे चलता रहा, आगे चलता रहा, आगे चलता रहा। उसके बाद मैंने पत्रकार परिषद का मैनिफेस्टो पढ़ा तो मुझे लगा ये संगठन मेरे ख्याल से सही है और उसको मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन एक मेंबर के रूप में किया था। उसके बाद जिलाध्यक्ष रहा, जिलाध्यक्ष के बाद मंडल प्रभारी रहा। मंडल प्रभारी से पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुझे कार्यभार दे दिया गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश से चंद महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। जब पत्रकार परिषद का मैनिफेस्टो और पत्रकार परिषद को मैंने गौर से पढ़ा, गौर से देखा तो मुझे लगा कि इसमें पत्रकारों का भविष्य, पत्रकारों से बात करने वाली, पत्रकारों को हक दिलाने वाली, पत्रकारों को सम्मान और इज्जत कराने वाली मात्र एक पत्रकार परिषद आज हमारे बीच में। पत्रकार परिषद को आप ताज्जुब करेंगे इस बात का, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 75 ईयर्स 75 साल के बुजुर्ग हैं और आज उन्होंने हम लोगों को इस तरीके से गाइड करते हैं जैसे आपके एसडीसी साहब आपके मंडल में करते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान को उनके शब्दों में ना तो गुस्सा होता है और ना कोई चीज होती है और बड़े आरामदायक बात करते हैं, चाहे वो मेंबर हो या चाहे कुछ भी हो। जब राष्ट्रीय सचिव ऋषभ मिश्रा आजाद साहब
बाबा के पास कभी कभी बात करने के लिए जब जाते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफी चीजों को आपसे उजागर करते हैं और बात करते हैं, तो हम लोगों को भी गाइड देते हैं। और हम लोग किसी भी चीज में फंस जाते हैं, उनसे बात करने को दिल करता है तो वो हमें 10-12 मिनट में देते हैं और बात करके वो बताते हैं। अब दूसरी चीज ये मैं आपको बताने में मुद्दा कर रहा हूं, मुझे ईमानदारी से आप लोग ये बताइए, आप बाबा की नगरी में हो, जो बात आपको गलत लगे तो खड़े हो जाइए, मुझसे पूछ लीजिए, तो गलत हो जाइए ये बात कर लीजिए, ऐसा भैया आप गलत कह रहे हो। पत्रकार परिषद के अलावा भारत में बहुत संगठन चल रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि पत्रकार परिषद हिंदुस्तान के अंदर में चैलेंज देके बात करता हूं, इससे बड़ा संगठन और पत्रकारों के हित में बात करने वाला कोई संगठन हो तो मुझे बताओ, खड़े हो। अभी तक चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, पत्रकार परिषद के अलावा पत्रकारों के हित की बात करने वाला अभी तक कोई नहीं संगठन बना। ये मैं चैलेंज दे के बात कर रहा हूं, और जिस दिन बन जाए उस दिन आप बता देना। बाबा की नगरी में आगे इस बात को कहना चाहता हूं मैं, परिषद के हितों के लिए, पत्रकारों की लड़ाई के लिए अगर कोई संगठन है, मैं अपनी टीआरपी नहीं बढ़ा रहा हूं। आज मैं इस पद पर हूं, कल को हो सकता है नीचे आ जाऊं, ऊपर चला जाऊं, कहीं भी चला जाऊं, मगर पत्रकारों की लड़ाई के लिए संगठन वास्तविक बात है तो पत्रकार परिषद है। पत्रकारों के लिए हमने काम क्या किया? सबसे पहले कि मेरी जब मैंने उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना तो मैंने 3 बातों पर ध्यान दिया था। 3 बातों पर यह ध्यान दिया था कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो अनेक बने, मगर सरकार को चलाने के हित में मुझे नहीं मालूम किस किस पार्टी के लोग बैठे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, कि वास्तविक बात कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में आज सरकार चला रहे तो बाबा चला रहे। इसके अलावा मैंने जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली, सर बैठे हैं, इनसे अनुरोध करके मैंने एक ही बात कही थी कि सर मुझे उत्तर प्रदेश की एक नई नवीनी दुल्हन की राह सजाना है, इसमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज ये, यहां पर मैं एक हमारी जमात में बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है हमारे लिए। वो कमी यह है कि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच लेना। अगर आप किसी मंत्री के पास बैठे हैं या किसी इंस्पेक्टर के पास बैठे हैं या एसएसपी और जिलाधिकारी के पास बैठे हैं कि एक पत्रकार अगर बैठा है तो जब वहां से निकलने के बाद दूसरे पत्रकार की इतनी अच्छाई और माला उसको पिलाई जाती है कि आप खुद अपने आप को जानते हैं। हमारी घर की लड़ाई है, लड़ाई नहीं कह सकते, विरोध कह सकते हैं, जलन और हसद कह सकते हैं। ये वो लड़ाई है कि ये परंपरा एक आपके जिले में नहीं मिलेगी, ये उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी, ये किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगी, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर पत्रकारों के अंदर पता नहीं कौन सा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि एक दूसरे की टांग पकड़ के बाहर कर देना। अब दूसरा संगठन भी है क्यों एक आयंस के अंदर क्यों एकजुट हो जाते हैं, तो पूछेंगे अभी तो पत्रकार परिषद के अलावा कोई संगठन ही नहीं था, कौन सा संगठन लिया है? वो है लॉयर्स का, वकील का। अगर एक वकील के ऊपर एक उंगली उठा ले तो
कौवा एक मर जाता है तो कौवे की तरह गाँव करके वहां पर आ जाते हैं, चाहे कितना विरोध हो, मगर वो विरोध वकील अगर गलत और है और बाकी वो सब सही है तो वो सही है, वो सामने वाला गलत। ये मैंने वहां पर देखा। और हम लोगों में अभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो पत्रकार परिषद का मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, डायरी पेन निकाल लो। ये हर किस बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा कि पत्रकार परिषद का कोई भी व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई मेंबर, कोई पदाधिकारी कि पत्रकार परिषद की अगर टांग फेंक रहा है, मैं 2 घंटे का समय नहीं लगाऊंगा, उसे 1 घंटे में टर्मिनेट करूंगा। मंडल प्रभारी जी और आप सब लोग, पूर्वांचल प्रभारी जी, इस बात को गौर से सुन लीजिए कि पत्रकार परिषद की आप पूर्वांचल के प्रभारी हैं। अगर पूर्वांचल के प्रभारी को होने के नाते आपके क्षेत्र के अंदर आप डायरेक्ट नंबर हर पत्रकार को इजाजत दे रहा हूं, वो लाइन के हिसाब से नहीं चलेगा, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर किसी पीछे के मेंबर को जरूरत है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात कर सकता है, प्रभारी जी से भी बात कर सकता है, तो मुझसे भी बात कर सकता है, मंडल प्रभारी जी से भी बात कर सकता है। ये नियम हर किस प्रकार नहीं करूंगा कि प्रोटोकॉल से आप चलेगा। आप पहले पूर्वांचल प्रभारी से बात करेंगे, फिर आप सचिव से मान्य प्रमुख से बात करेंगे या मुझसे बात करेंगे। किसी से भी आपकी अगर कोई समस्या हो, प्रभारी जी से बात करेंगे तो आपकी सुनवाई तुरंत होगी। यहां पर मैंने एक बड़ी अजीब सी एक दास्तान कल देखी कि यहां पर कार्डों की थोड़ी सी परेशानी हुई, डायरी की परेशानी हुई। ये मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे, हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट है, हमारे हर फॉर्म के अंदर बैंक अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट जमा कराइए। आप मत भेजिए पूर्वांचल प्रभारी के पास, मत भेजिए प्रदेश प्रभारी के पास, मत भेजिए मेरे पास। आप लखनऊ के कार्यालय पे, तो कार्यालय प्रभारी हैं अमित कुमार जी, अमित मिश्रा जी, आप उनसे सीधा संपर्क साधिए कि सर ये हमने ऑनलाइन पेमेंट करा, हमारी कार्ड की अपडेट बताइए, हमारे कैलेंडर की और डायरी की अपडेट बताइए, हमारे बीमे की अपडेट बताइए, किस तरीके से हमारा कार्य चलेगा। अब डायरेक्ट ये सिस्टम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वहां से बंडल वहां, वहां से बंडल वहां, वहां से बंडल वहां, कि हर पत्रकार, मंडल प्रभारी जी ये नोट कर लीजिए कि कार्ड की समस्या जो रही है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की, ये हमने पूरे उत्तर प्रदेश में परंपरा तोड़ी है। सर माफी के साथ कहूंगा कि हमने परंपरा यूं तोड़ी है कि जब लोगों को कार्ड नहीं मिलता है तो परिचय बताने में भी और हमारे में भी दिक्कत आती है। पत्रकार परिषद का कौन चीज है, कौन क्या है। दूसरी बात, पत्रकारों के हितों की बात पत्रकार परिषद करती है। हम ये भी इस मंच से बताना चाहते हैं, पत्रकार परिषद का अगर कोई पदाधिकारी या कोई मेंबर हो, या 250 का हो, या 300 का हो, या 400 का हो, या 1000 का हो, या 11,000 का हो, 10 लाख का, हम उसको बराबर की तुलना करते हैं, बराबर को। अब उसकी समस्या पत्रकार परिषद देखिए क्या क्या कार्य कर रही है। अगर इसके अलावा, जैसे मैंने कही है सर, मुझे लाके दिखाओ, इससे बड़ा मैं चैलेंज देखेंगे हम पत्रकार परिषद के बड़ा संगठन या छोटा संगठन कोई हो तो मुझे दिखाओ अपना जितना हम काम कर रहे हैं। देखिए हम बीमा दे रहे हैं, हम अगले महीने से जो घोषणा करने जा रहे हैं आपको, इसकी परंपरा क्यों तोड़ी गई है, ये घोषणा क्यों तोड़ी गई है? ये घोषणा इसलिए तोड़ी गई है क्योंकि अगले महीने से फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक में हम टोल फ्री नंबर चालू करेंगे अपना। जब टोल फ्री नंबर चालू करेंगे तो परंपरा मार्च में भी टूट जाती।
तो हमने अभी तोड़ दी, क्योंकि मार्च में जब टोल फ्री नंबर फरवरी में हमारा चालू हो जाएगा, और खास तौर पे ये सुविधा किसे मिलेगी, जो पत्रकार परिषद का मेंबर और पदाधिकारी होगा उसे मिलेगी। बाकी माफी के साथ चाहूंगा, अगर जो इस परिषद में नहीं है वो आ जाए, और नहीं आना चाहता तो उसकी मर्जी है, कि उसको सुविधा मिलेगी कि हम मंडल पर एम्बुलेंस की सुविधा देंगे, चाहे हमें वो किराए पे करना पड़े या हमारे पास मंडल में खरीद के देना पड़े, हर मंडल के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। दूसरी चीज, टोल फ्री नंबर की बात कर रहा हूं, वो एक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू नहीं है, वो होगा उस टोल फ्री नंबर में, जैसे कि 102, 104, 105 जैसे चलती आई हैं, इसी प्रकार से हमारा एक टोल फ्री नंबर होगा। अगर पत्रकार को किसी में परेशानी आती है तो तुरंत टोल फ्री नंबर पे सूचना करेगा, वो नंबर मिलाएगा, वो कंप्यूटर कहेगा इनसे मिलने के लिए 21467 मिलाओ और बात हो जाएगी। प्रॉब्लम कार्ड की हुई तो प्रदेश कार्यालय जो भी होंगे हिंदुस्तान में वो चलेंगे। मंडल में आपको मंडल अध्यक्ष से प्रॉब्लम है, मंडल प्रभारी से है, या मंडल के किसी भी पदाधिकारी से है, तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे जा सकते हैं, प्रदेश पे जा सकते हैं, वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। या और कोई समस्या हो अपने विषय में जानकारी लेने के लिए, और पत्रकारों को कोई नुकसान, परिषद का पत्रकार अगर होगा तो वो टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करा के हम मात्र 3 घंटे में उसकी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। पूरे भारत वर्ष की बात करें, हमने जैसे सर अभी बता रहे थे के अंदर अपनी एक पूरी बहुत सालों से रूपरेखा बन रही थी, वो तैयार हो चुकी है हमारी। अगर किसी को भी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां के डीजीपी कार्यालय हर जगह खुले हैं, तो संबंधित जो जिलों के एसएसपी होते हैं वहीं से कंट्रोल रूम चलता है। जिला अधिकारियों के प्रमुख सचिव बैठे हैं, आईजी, डीआईजी, ये सब वहां से कंट्रोल चलता है। तो अगर बड़ी कोई शिकायत है तो उस लेवल पे है तो वहीं से बैठे बैठे हमारी शिकायत का सॉल्व होगी, और उस पत्रकार को जो मान और सम्मान पत्रकार के परिषद में मिलेगा वो टोल फ्री नंबर से मिलेगा। आपकी ताकत जो है, आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते, आप उंगली से काम लेते हो, उंगली से, आप घूसे से काम नहीं लेते। घूसा जब बनेगा जब किसी संगठन में, अच्छे संगठन में आप प्रवेश करेंगे, और उस संगठन में जो सुविधाएं मिलेंगी जब आप पत्रकार कहलाएंगे। आप थाने बंद करिए, एसएसपी बंद करिए, अस्पताल के द्वार बंद करिए, वहां पर खड़ा होना के मतलब आप अपनी ताकत को और अपनी पहचान को बताइए। एक मैं बात कहता आया हूं, हमेशा कहता रहूंगा, मैं पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकार क्या है, आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। हिंदुस्तान में रह रहे हो, आपकी क्या ताकत है उस ताकत को नहीं देखना चाहते, उस ताकत को प्रयोग नहीं करना चाहते, उस ताकत को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उसका कारण यह है कि जो ईमानदार और सच्चा पत्रकार होगा तो उस ताकत से लड़ेगा, जो बेईमान होगा पत्रकार तो उस ताकत से नहीं लड़ेगा। अब बेईमानी और ईमानदारी की बात कहां से आ गई? बेईमानी यह होती है कि आपने एक समाचार बनाया, समाचार बनाने के बाद, समाचार कैसा बनाया, मैं नीचे से स्तर से चल रहा हूं, कोई राशन की दुकान नहीं है मान लो, उस राशन की दुकान में बेईमानी तो है सर, कुछ विभाग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बेईमानी तो है सर। आपने उसकी न्यूज बना ली, न्यूज बना के तीसरे दिन उस अधिकारी से आपने अपॉइंटमेंट मांग लिया, बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूं। उसे मालूम हो गई फलां पत्रकार ने मेरे साथ ये काम कर चुका है, तो वो बुलाएगा।
इससे पहले के ना तो आपको उसको चाय पिलाई, ना आपने नाश्ता कराया, तो आज वो चाय भी पिला रहा है और नाश्ता भी करा रहा है उस समाचार को खत्म कराने के लिए, और आपको एक टेबल के नीचे से लिफाफा भी दे रहा है। तो वो पत्रकार है? बताइए आप, वो पत्रकार नहीं है। सबसे पहले हमारे ये निर्देश हुए हैं, हमारी पत्रकार परिषद का, अगर हमें ये सूचना मिल जाती है हमारा पत्रकार ये कार्य कर रहा है, तो मैंने अभी आपसे कही मैं 1 घंटे के अंदर उसको तुरंत एक्शन दे दूंगा। दूसरी चीज, समाचार प्रकाशित करना ही पत्रकार होता है, समाचार को मिटाना पत्रकार नहीं होता है। हमने पत्रकार माना ही नहीं है, अभी परिषद उसको नहीं मानती है पत्रकार को, कि समाचार लिखकर समाचार दबाना, यह हम लोगों की सबसे बड़ी कमी। उंगली से काम करते हैं, घूसे से काम नहीं करते। तो हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमियां जो हम अपने आपस में जो कहते हैं ना, एक दूसरे भाई को दूसरा भाई भेज रहा है, तो कारण ये होता है, ईमानदारी की बात हुई ये। तीसरी चीज ये आज देखिए, कुछ पत्रकारों की नहीं, 95% देश के पत्रकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो पत्रकारिता करते वो जनूनी पत्रकारिता खत्म हो गई। जिस समय हमारे उस्ताद हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने हमें रात को ये निर्देश दे दिया कि यहां से 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलना है। अखबार की कंपोजिंग पहले कराते हैं, और कंपोजिंग करा के उसको अखबार को छपना है, उस मशीन में प्रिंटिंग में जाना है, और उसके बाद उस अखबार वाला पूरी रात हो जाती थी जब उस अखबार को हम अखबार करवाते थे। हमने वो पत्रकारिता करी है, हमने आज की पत्रकारिता नहीं करी है कि आज की पत्रकारिता में क्या पत्रकारिता है। ईमानदारी की बात तो ये है। अगर मेरी बात से आप लोग सब सहमत हैं तो हाथ उठाएं, और आज से ये एक शपथ लें कि हमें केवल पत्रकारिता करना है, हमें अपनी समाचार का, आप देखिए कितना मजा आएगा आपको, लिखने में, प्रकाशित करने में ही सब कुछ होगा। मेरे कुछ पत्रकार भाई अभी मुझसे वर्णन ले रहे थे, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, अगर मैं उनसे भी अब अनुरोध ये करूंगा, अगर कुछ बात मुझसे और विशेष तौर पर पूछना चाहता, आपका संगठन और क्या कर रहा है, कि हमारा संगठन अभी पत्रकारों के लिए भी, जो पत्रकार इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके लिए भी हम सोच रहे हैं। बहुत जल्दी वो भी हम आपके सामने मैनिफेस्टो में ले आएंगे, पढ़ लेना। तो पत्रकार में इस परिषद में, तो पत्रकार है, अपने आप को अकेला नहीं समझे। पत्रकार में परिषद की ताकत अभी आप हल्के में मत लीजिए। पत्रकार में परिषद हम लोगों ने रात दिन एक करके, कि घर पे सोना भी हम लोगों को मुश्किल से, मेरे ख्याल से पूरे महीने में आप विश्वास नहीं करेंगे कितने सर बता देंगे कि सर ने खुद भी, आप तो हमारे अनुरोध पे आज बनारस आ गए, क्योंकि आज 26 जनवरी का कार्यक्रम था, इनकी उत्तर प्रदेश की एक शादी वहां चल रही है, भैया आपके मौजूद हैं वहां पर, माननीय प्रधानमंत्री जी वो पुरस्कार भी उन्हें मिलना था, कि हमारे जो पूर्वांचल प्रभारी डी.के. मिश्रा जी और मैंने भी अनुरोध किया था वो बनारस में आ जाए, हमारी विनती करी थी कि उन्होंने, और अपना दिल्ली का कार्यक्रम यहाँ उपस्थित हुए, इनके लिए बहुत ताली बजाई। अब ये बात आपने ताली बजाई, इसके लिए तो धन्यवाद। तो मैं ये वो कहानी बताना चाहता हूं, उनके लिए और प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट इतना जरूरी नहीं है जितना बनारस में आप लोग जरूरी है, जितना गुजरात में कृष्ण का मित्र अधिकारी है। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट तो बहुत मिल जाएंगे, मगर सर को आपको देखने के लिए कभी कभी मिलते हो, एक जगह होने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है सर, कि वो झांकी छोड़ के वाराणसी आ। इनकी ताकत क्या थी? भगवान शिव का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो इन्हें भी खींच लाई यहाँ पर। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सिस्टम को चेंज करो।
बदलो। जब सिस्टम चेंज और सिस्टम बदला जाएगा तो आप इस देश के एक सुंदर नागरिक गुलाब हैं, तो इसी गुलाब में पत्रकार परिषद का रुद्राक्ष भी पहना दो। बाबा शिव की नगरी में मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पत्रकार परिषद वो आपको किसी परेशानी में फंसते हैं, ये मैं वादा कर रहा हूं। मैं कल क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, आज वादा करता हूं मैं कि जब तक मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं इस प्रदेश का, एट ए टाइम रात को मत सोचना अध्यक्ष जी सो रहे होंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी की कभी ट्रेन में बर्थ होती है, तो कभी किसी होटल में होती है, तो किसी गेस्ट हाउस में होती है। आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र मेरे ख्याल से इस महीने में जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं और उससे पहले भी, कि मेरे ख्याल से इस महीने में 6 रात अपने घर पे सोया होगा पूरे जाड़ों में और कोहरे के अंदर, कभी रोड से कभी उससे। कि अभी जब मैं अमरोहा का एक कार्यक्रम अमरोहा से आ रहा था, तो मेरे साथ घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अब घटनाएं क्यों होती हैं? व्यक्ति होता है ना सर, जो सच्चाई कहने वाला व्यक्ति होता है ना सर, तो उसके साथ परेशानियां सामने आ जाती हैं। इसके अलावा मैंने परिषद के अलावा मैंने एक काम शुरू करा है। 15-17 साल हुए मैंने वो काम किया है, किसी के एहसान या किसी के उपकार करके मैंने वो काम नहीं किया है, और उसका फल भी मुझे मिलता रहा है। उसका फल मिला है मुझे कि आज से 2 साल पहले मेरी उस जमाने में स्विफ्ट डिजायर कार हुआ करती है, तो बड़ी गाड़ी है, तो दोनों मेरी गाड़ियों को 2 गाड़ियां आगे इस तरीके से चिपका दिया था और 4 बार उस गाड़ी को धक्के दिए थे। कोई मेरा देखने वाला नहीं था, इंजर्ड हुआ था, तो टाके आए थे और बच गया। खुले मंच पर मैंने ये बात चैलेंज देके की कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो उस काम को रोक के मुझे बता दो। इस काम को ना तो रुकेगा ना रोका जाएगा। अगर मेरे प्राण के निछावर हो जाएंगे तो मैं ये काम किसी कीमत में नहीं होने दूंगा। या तो तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं होंगे या तुम जेलों के अंदर होंगे। मैंने सबसे बड़ा ये काम किया है, मैंने गौ हत्या बंद कर दी। मैं गाय के काम करता हूं जो पूजनीय है। मैं विश्वास दिलाता हूं जो हमारे मजहब में पूजनीय है, जो पूजी जाती है, उसका मीट खाना तुम लोगों को बहिष्कार करता हूं। तुमसे ज्यादा आतंकवादी मुझे नजर में नहीं आ रहा जो वो आ रहा है। मैंने उन्हें हमेशा आतंकवाद का खिताब दिया है। मैंने 17 साल हो गए, 17 साल गाय पे काम कर रहा हूं। सबको मालूम है 17 साल में गाय का काम कर रहा हूं कि गौ हत्या अगर मुझे जीव से होती नजर आएगी तो या तो मैं मरूंगा या सामने वाले को मारूंगा। आज मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं 4-4 हिरने लेके चलूं इन्हें, कि मुझे कब मालूम होगा कहीं भाषण दे रहा हूं, कहीं मंच पे बैठा तो पीछे से गोली मार दे। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरी हत्या भी हो जाए तो मुझे इस बात का दुख नहीं है, मगर मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। इस हिंदुस्तान के अंदर ये मेरा उद्देश्य है। चलता हूं कोई पैसे लेके नहीं चल रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं इनका भी खर्च करूं और अपना भी खर्च करूं, मगर इन लोगों का इतना सहयोग रहता है, मैं इनकी तारीफ करता हूं। मेरे साथ 24 घंटे जागते हैं ये लोग। मेरी तरफ से ये कहते हैं कि सर आप एक अच्छा काम कर रहे हो। जब मैं इन्हें तनख्वाह देता हूं तो 1000-1000, 500-500 रुपए ये मुझे वापस करते हैं कि आप गौ हत्या की रक्षा करने के लिए आप कर रहे हो, तो ये उसमें सहयोग राशि दे दो। इतना बड़ा काम
अहमद जी मेरे बहुत खास हैं, करीब हैं मेरे, तो मैं इनसे कभी कभी कहता हूँ तुम थक जाते हो तो बैठ जाओ। मैं तो बोले जब सर आप नहीं थकते तो हम कैसे थक जाए। तो ये वो कुर्बान वाले कमांडो है मेरे पास, की बात ही लगाने वाले कमांडो है मेरे पास। आज आप यकीन माने, बोले आपकी जान बाद में जाएगी, पहले हमारी जाएगी। ये इन लोगों के अंदर ऊर्जा भरी हुई है। खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते। इन्हें जो सुबह मिल गया वो खा लिया, मिले या नहीं मिले कोई जरूरत नहीं है। ये खुश होकर लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, मगर मेरे ऊपर आंच नहीं आने देते। मैं धन्यवाद इन लोगों का भी देता हूं, मन से सब लोगों ने दिया। इनकी अभी तक किसी को पता नहीं है, इसलिए इन लोगों का मैंने परिचय कराया कि जब तक मैं बाहर रहता हूं तो जब तक ये बाहर रहे। इनके भी बीवी हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनका भी परिवार है। अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो 3 रहेंगे, 1 जाएगा। हमें मुझे याद नहीं है, 4 में से 2 ने छुट्टी ले ली है। 5 साल हो गए इस तारीख को, 5 साल में मुझे याद नहीं है 4 में से 2 ने छुट्टी ली हो। 1-1 करके छुट्टी लेते हैं। अगर स्नान भी कर रहे हैं तो 2 रहेंगे, 2 अंदर जाएंगे। खाना भी खाएंगे तो 2 अंदर रहेंगे, 2 जाएंगे। मैंने कहा यार इतना मत करो, तुम भी एक इंसान हो, मशीन तो नहीं हो। कोविड चला, बॉर्डर सीज हुए, उस समय में कुछ केसेस मेरे सामने आए थे, आपने पढ़ा भी होगा। पत्रकार जगत जिंदाबाद हो जाए, यही हमारा उद्देश्य कि अगर परिषद से आपको किसी भी टाइम कोई दिक्कत आती है, एसपी सिंह साहब से मेरा नंबर ले लीजिए। प्रदेश प्रभारी जी को परेशान मत करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को परेशान मत करिए, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी वैसे काम है, ये पूरे राष्ट्र को देख रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव भी है, प्रदेश का जबरदस्ती हमने बढ़वा के रखा है, मना कर रहे थे, तो हमने कहा आपकी गाइडलाइन थोड़ी सी रहेगी तो हमारा भी आशीर्वाद बना रहेगा। तो ये कोई परेशानी है तो टोल फ्री नंबर पर आप अकाउंट में अमित कुमार जी का नंबर आप लिख लीजिए, आपके जो कार्यालय प्रभारी हैं उनका नंबर लिखने के बाद अपने पूर्वांचल प्रदेश के प्रभारी हैं उन्हें आप अवगत कराइए, और अवगत कराने के बाद आपका 8 दिन से 10 दिन के अंदर कार्ड आपके पास होगा। और बनारस आगे मुझे मैंने ऐसा एक लगा, एक अपने परिवार में आया, इसी धरती पे जन्मा हुआ, इसी प्रदेश के अंदर, कि मुझे जब जब मैं याद बाबा शिव को करता हूँ मुझे बुला देते हैं। बनारस पहली बार आया हूं, आपका सहयोग, खासतौर पर मुझे जो मंडल अध्यक्ष जी हैं इन्होंने रात शिव आरती कराई और वहां पर अनेक स्थानों पर मुझे लेके गए। मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इतना ज्यादा समय होने के बावजूद भी मुझे उसमें से समय दिया, प्रदेश प्रभारी जी को समय दिया, और आरती से लेकर बनारस के मंदिर, यहाँ की परंपरा, यहाँ की ठंडाई बड़ी मशहूर हुआ करती है, सदैव जी बता रहे थे, तो वो भी कल उसका भी मजा लिया। मैंने कहा कि दूसरी वाली ठंडाई मत डलवा देना इसके अंदर, क्योंकि मैंने आज तक कभी सिगरेट, पान और ये जो गुटखा उटका होता है ये कभी इसका सेवन नहीं किया है। तो बोले सर ये अगर आप कहेंगे तो डालेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं डालेंगे। मैंने कहा इनसे कह दो बातों पर, तो मुझे थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने कमांडो से कहा मैंने भैया पूछ ले पहले ये कोई गड़बड़ ना हो जाए मामला, सुबह को मैं आपसे बोलने के लायक भी ना हो पाऊँ। तो बोले सही है सर, मैंने पी पहले पिलाया, फिर बाद में थोड़ा सा शक्ति मैं भी मिजाज था। तो क्योंकि इन चीज़ों से ज़रा अजीब सा हो जाता है ना, भंग का नशा बड़ा खतरनाक होता है।
मैंने थोड़ी सी की प्रसाद के रूप में दे दिया तो मेरा प्रसाद हो जाएगा। तो हम आकर तेरे शहर से वापस नहीं जाएंगे, हम आकर तेरे शहर से वापस नहीं जाएंगे। ये फैसला किया है बनारस वालों तुम्हें देखने के, ये फैसला किया है बनारस वालों तुम्हें देखने के बाद। और सजदा करो तो काफिर कहेंगे लोग, सजदा करो तो काफिर कहेंगे लोग। ये कौन सोचता है तुम्हें देखने के बाद, ये कौन सोचता है तुम्हें देखने के बाद। यही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एसपी सिंह साहब का इशारा अंदर ही अंदर दिल में ये गहराई बढ़ते चलते अच्छा है, बड़ा लंबा टाइम खींच लिया इसने। अगर मुझसे कोई गलती या कोई कोताही हुई हो तो मैं हाथ जोड़ से क्षमा चाहता हूं। और मेरी बातों पर अगर 2-3 बात भी अगर सही लगे तो मैं धन्यवाद।